का आशियाना ढहने का डर सता रहा है। कहते हैं कुदरत के कहर के आगे सब हार जाते हैं और इसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। लोगों का इसे दुर्भाग्य कहे या बदकिस्मती, जो बाढ़ के कहर के बाद भी जिंदगी की उलझनों को सुलझाने में लगे हुए हैं। गाजियाबाद में हिंडन नदी का कहर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से गाजियाबाद के नंगला, अटोर, कढ़ेड़ा जैसे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। और अब बाढ़ का ये पानी तो जा चुका है, लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे निशान छोड़ के गया है कि यहाँ के लोग डर के साए में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त मैं कढ़ेड़ा गांव के एक घर में मौजूद हूँ और सामने से मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ आप तस्वीरें देखेंगे और फिर सोचेंगे कि इस घर के लोग किस तरह से रह रहे हैं। जो बाढ़ का पानी आया था उसमें मकान इस तरह से बैठ गए हैं कि अब इनको बल्लियों का सहारा लेना पड़ रहा है। और सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो देख सकेंगे कि किस तरह से फर्श बैठ चुका है और अब ये लोग जो हैं यहाँ पर रह तो रहे हैं, लेकिन डर के साए में ये रह रहे हैं। सामने दीवारों पर जो तरेड़े हैं उनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर की क्या हालात हो चुके हैं। कहते हैं कि एक घर को बनाने में जहां ज़िंदगी भर की कमाई लग जाती है, अब वहीं ज़िंदगी भर का डर इन लोगों को सता रहा है। उसी ज़िंदगी का डर इनको सता रहा है जिस ज़िंदगी के लिए इन्होंने यहाँ पैसे जोड़े थे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान में दरार आई हुई है। और वैसे में ये लोग यहाँ पर रहने के लिए मजबूर तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मकान में कभी भी किसी भी तरह का कोई हादसा हो सकता है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। यहाँ से देख सकते हैं लगभग 1 फीट के आसपास जो है यहाँ मकान बैठ चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो है ये गैप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और यहाँ जितने भी गैप्स आए हुए हैं इनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकान की क्या हालात यहाँ पर हो चुके हैं। मकान मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये रह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेपाल सिंह। नेपाल जी, किस तरह से आप रह रहे हैं? मकान तो ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है। मकान हमारे रहने का मतलब बहुत डर बना हुआ है। अपना उधर छत पर सो जाते हैं या इधर उधर। मतलब यह है कि इस पोजीशन को देखते हुए हम अपना बचाव करते हैं अपने रहने का। यहाँ अच्छा, लाखों कमाए मकान में लगा दिए, अब बाढ़ आई, सब कुछ तहस नहस हो गया, क्या कहेंगे? अब ये क्या कहा जा सकता है इस बात को? सब जैसे तैसे बनाया है बस कैसे करके हाँ। अब इतने तो पैसे तो होते नहीं हैं। आदमी इससे लेता उससे लेता इधर उधर, चलो भाई आगे दे देंगे हम पैसा। अभी कुछ नहीं है ऐसा कुछ। डर तो लगा रहता है कि हाँ कभी भी कुछ हो जाएगा। डर क्या? डर के देखो ना बस बल्लियों को। अब सुनो, अब डर इतना लगा रहता है। अब मान लो ये है, अब यहाँ और भी हो गया तो टांग वहाँ और भी हो सकती है। अच्छा, कितने लोग रहते थे इस घर में? के परिवार में कितने सदस्य हैं? हम रहते थे 3 और 2 बच्चे। 2 बच्चे और 3 आप। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने पूरे इलाके का हमें मुआयना कराया और एक एक घर दिखाया जो आप भी देखेंगे। आपसे भी जानेंगे, क्या नाम है आपका? मणिकांत सिंह। मणिकांत जी, लगातार हम देख रहे हैं लगभग बहुत से ऐसे घर हैं यहाँ पर जिनमें नुकसान है, क्या कहेंगे? सर, यहाँ पे लगातार हम लोग सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहते हैं, लोग संपर्क में रहते हैं पूरे अपने क्षेत्र के। तो लगभग 60 से 70 मकान ऐसे हैं जिनमें कि व्यापक नुकसान है। वो मकान किसी भी क्षण ध्वस्त हो सकता है। 200 से 250 मकान ऐसे हैं जिसमें कि नुकसान हुआ है, कम या अधिक हुआ है। लेकिन अत्यधिक नुकसान वाले मकान जो है लगभग 60 से 70 मकान हैं, जिसमें कि हम लोग सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि जिन लोगों को जो भी नुकसान हुआ हो, जिस रूप में भरपाई करना चाहे, प्रशासन से हमारी यही मांग है कि आप इसकी भरपाई करें। क्योंकि पिछले 10 दिन से लोग ऑलरेडी बेघर हैं और ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि प्रशासन अगर कोई इसे बाढ़ मान रहा है तो मैं तो नहीं मानता कि बाढ़ है। जब यहाँ लोग ऑलरेडी रह रहे थे, नदी में आगे पानी नहीं है और एक तरफ पूरा इलाका डूबा हुआ है। नदी की सफाई आपने पिछले 20 साल से नहीं कराई है। 1 करोड़ 10 लाख में नदी की सफाई के लिए आपने मशीनें खरीदी, वो मशीनें हैं कहाँ? मैं पिछले साल भी कृषि विभाग के मुख्य सचिव को मैंने पत्र लिखा था, मैं एप्लीकेशन दे करके आया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जलकुंभी साफ नहीं हुआ आज तक। आप जीडीए का जो पुल आप यहाँ पे देखते हैं, ये 5 साल के अनुबंध पे यहाँ पे ये पुल लगा था, लेकिन आज भी जो है ये पुल वहाँ पे मौजूद है और वो पूरा कभी जलकुंभी रोक करके, मवेशी
उसमें आके फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये पानी का बहाव आगे नहीं जा पाता नदी में। नदी आज नाला का रूप ले चुका है, लेकिन हमारे लिए बाढ़ का स्वरूप है वो। कहने का मतलब ये है कि जीडीए और सिंचाई विभाग दोनों की लापरवाही और आप लोगों पर उसका असर। हाँ, मतलब जीडीए, नगर निगम, सिंचाई विभाग, इनके आपस का समन्वय नहीं होने की वजह से ये पूरा इलाका को ज़बरदस्ती बाढ़ग्रस्त बनाया गया, ज़बरदस्ती हम लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया। प्रशासन से अपील है, जिस प्रकार उन लोगों ने, जब हम लोग बाढ़ पीड़ित हुए, इन लोगों ने अच्छा समन्वय दिखाया, सहयोग दिया। धन्यवाद देता हूँ मैं योगी जी का, अपने अधिकारियों का, विशेषकर मैं एसडीओ साहब विनय कुमार सिंह जी का, रवि सर का, तहसीलदार प्रतीक सर का, सब लोगों ने काफ़ी अच्छा वो रहा। हमारे बड़े भैया नूदल सिंह, नरेंद्र सिंह चौहान जी काफ़ी एक्टिव रूप से, हम लोग भी लगे रहे। लगातार लगभग 4-5 हज़ार लोगों को रेस्क्यू किया, ट्रैक्टर लगा करके लगातार लोगों के संपर्क में रहे। जो लोग घरों में फंस गए उनको हम लोग खाना पीना, दूध, हर तरीके का जितनी हो सकी हम लोगों ने करा। लेकिन अब मौका है प्रशासन का, जहां लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। जीवन भर की गाढ़ी कमाई लोग अपने आशियाने में लगा देते हैं। 80% मकान यहाँ लोन पे है, जैसे भी है करके सरकार उसकी भरपाई करे, मेरी मांग है। आपसे भी जानना चाहेंगे, आपने चश्मा लगाया है, आई फ्लू आपको हुआ है, बाढ़ की वजह से इस तरह की महामारियां लगातार हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये जो फ्लू की जो बीमारी चल रही है, ये तो घर घर में चल रही है। फिलहाल में जो हम लोगों को दिक्कत है, अब बाढ़ का जो माहौल बना था, आप देखो सभी जगह सभी के मकान बैठ गए। किस किस तरह से एक घर किराए पे जो बंदे रह रहे के आज उन्होंने किस तरह से अपने 50 गज का 40 गज का मकान बना कर जैसे तैसे उन्होंने लोन ले के बेचारों ने मकान बनाया। आज मकान बनाने के बाद उनकी वो स्थिति है कि वो अपने खुद घर में नहीं सो पा रहे हैं। 8-8 दिन जाके बाहर रहे, अब रह के यहाँ आए, अपने घर में रहने को देखा तो घर ही जो बनाया था सपनों का घर, आज वो सपनों का घर टूटा पड़ा है, चूर चूर हुआ पड़ा है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लगभग 60 से 70 घर ऐसे हैं कि कभी भी गिर सकते हैं। मोटा मोटा अगर लगाया जाए तो कि एक घर में अगर 4 व्यक्ति भी रहते हैं तो लगभग 240-250 लोग ऐसे हैं जो एक तरह से बेघर हो चुके हैं इस बाढ़ की वजह से। उस पर क्या कहेंगे? मैं तो प्रशासन से यही कहूँगा, अपने योगी और मोदी जी से और सरकार से यही कहूँगा कि जिस तरह से इन लोगों ने बेचारों ने किस किस तरह से सब लोगों ने मकान बनाया, इनको जो भी आर्थिक सहायता है वो कराई जाए और मकान बनाने के लिए जो भी सहायता वो करवाई जाए। बस सरकार से यही कह सकते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है थोड़ा बहुत उसकी भरपाई करें, क्योंकि पता नहीं इंसान कैसे 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 बनाता है मकान, और वो एक पल में बिखर जाता है, उसे फिर समेटना कितना मुश्किल होता है, वो सिर्फ एक हम ही जान सकते हैं, आम इंसान। पहुँचे हैं जी, अब आए घर पर देखा दुनिया भर की दरारें आई हुई हैं घर में, अभी पूरा घर रिपेयर करवाना पड़ेगा जो भी है। नुकसान तो देखो सभी का हुआ है, हमारा भी हुआ, मगर ये है कि जैसे जैसे मकान बनाते हैं मेहनत करके, अब जैसे भी हुआ कुछ भी हुआ हो, ये नुकसान तो है इसमें। तो ज़िंदगी भरी कमाई बैठ गई अभी, हाँ सारे हमने जो कमाया यही है। हमारा तो लोन ले रखा हमने, तो मकान पर जैसे किस्त जा रही है इसकी, अब कैसे होगी हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी व्यवस्था को लेकर देखो, जो भी खाना पीने का व्यवस्था जो हमारे लिए रहा वो तो ठीक रहा कुल मिला के, मगर अब जो ये नुकसान हुआ है इसकी थोड़ा सा और सहयोग दे देते तो इसमें ये होता हम जैसे गरीबों का थोड़ा सहारा लग जाता बस। अच्छा, अलग अलग जगह पर अभी भी पानी बचा हुआ है, तो महामारी फैलने का डर है, उस पर क्या कहेंगे? महामारी देखो ये फैलेगी तो है ही, जब अगर केयर करेगी सरकार, थोड़ी बहुत दवाइयाँ वगैरह हर चीज़ से केयर करेगी तो महामारी मुश्किल ही फैलेगी। मगर जो नुकसान है, जो बीमार पड़ रहे हैं, तो गंदगी से बीमार तो पड़ेंगे। दुनिया भर के जीव जंतु, सांप कीड़े सब निकल रहे हैं घर में निकल रहे, मेंढक, सांप कीड़े, बिस्खपड़िया, पता नहीं क्या क्या घर में। कल तो मैंने भी एक सांप मारा अपने घर में से। फर्श सारा बैठ गया है, बच्चे आने को तैयार नहीं हो रहे हैं, यहाँ डर सा लग रहा है सबको। माहौल बना हुआ है, घर से कोई हाँ, घर में आई नहीं, हम लोग 1 हफ्ते से ज़्यादा निकल गए हैं यहाँ से। प्रशासन अभी नहीं आए हैं देखने के लिए कि किस हालात में घर मकान है, और मैंने 2 बच्चे भी खोया है इसी गली से। इस बाढ़ में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है, एक सामने वाले मकान में, एक उस वाले मकान से 2 बच्चों की मौत भी हुई है। आप देख रहे हैं ये मकान के दीवार पूरे क्रैक हैं, फर्श पूरे बैठ गए हैं, रहने की स्थिति यहाँ भी है नहीं। ये हालात में आया तो देखा कि पूरा बैठ गया है, मट्टी हालात घर में यही था
कुछ खाने पीने लगी भी नहीं था, उधर से आटा उटा लेके आया था, चावल उवल, यही दिक्कत। ना पानी था ना कुछ था, भाई अब टंकर उंकर मंगाया तो फिर पानी नहीं आया, तो वही खाना पानी सब चलने लगा। बोलो कुछ बोलो, अल्लाह बचाओ शोर करो। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से हिंडन नदी के बाढ़ के बाद गांव के हालात हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब यहां से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लगभग 250 लोग ऐसे हैं जो अपने घर से बेघर होने की कगार पर है। अब ऐसे में ज़रूरत है कि प्रशासन उनके इन बातों का ध्यान रखे और उनको जिस तरह की भी सुविधा मुहैया हो सकती है उसको कराया जाए। बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन लोगों को कब तक प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मदद मिल पाती है। अपने सहयोगी अतुल के साथ मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ 1 इंडिया। ज्ञानवापी पर चल रही अदालती लड़ाई के बीच ये मुद्दा एक बार फिर सियासी तौर पर गर्मा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर ज्ञानवापी को लेकर बयान दिया और सीधे शब्दों में से मस्जिद मानने से इनकार किया है। सीएम के बयान के बाद जहां समाजवादी पार्टी और मुस्लिम उलेमा जुबानी पलटवार पर उतर आए हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या योगी के दावे को सिरे से खारिज करना उचित है, क्योंकि पिछले साल के सर्वे में भी मस्जिद की दीवारों को लेकर के कई दावे किए गए थे जो सर्वे में सही पाए गए थे। सवाल ये उठता है कि क्या ज्ञानवापी को लेकर के क्या कोरी सियासत हो रही है और सबूतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। ज्ञानवापी पर गरजे योगी, मस्जिद मानने से किया इनकार। ज्ञानवापी पर सीएम योगी की खरी खरी। ज्ञानवापी को मस्जिद कहना उचित नहीं, सीएम योगी ने बयान देकर सियासी हलकों में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। सीएम योगी ने दो टूक कहा, मुझे लगता है कि भगवान ने जिसे दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे हैं ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। और हमें लगता है कि यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। ऐसे वक्त में जबकि ज्ञानवापी का मुद्दा अदालती लड़ाई के दौर से गुजर रहा है, सीएम योगी के इस बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। इसके बाद समर्थन और विरोध दोनों के सुर सामने आने लगे हैं। करोड़ों देशवासियों की आस्था से जुड़ा विषय है और जो वहाँ चीज़ें परिलक्षित हो रही हैं, दिख रही हैं, और जो ऐतिहासिक सच्चाई है, उन सब विषयों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। सर्वे के होने के बाद जो सच्चाई सामने आया उसका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही ऐतिहासिक सच्चाई है और इस सच्चाई को हम सबको स्वीकारना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। खैर, सियासत की बातें सियासतदान करते रहेंगे, मगर यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या सीएम योगी ने ये बातें तथ्यों के आधार पर की हैं या नहीं। बीते साल मई में कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे कमीशन की कार्रवाई हुई। अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में 6 और 7 मई को सर्वे की कार्रवाई हुई थी। इसके बाद 14 से 16 मई तक 3 एडवोकेट कमिश्नर की मौजूदगी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था। इनमें कई तरह के धार्मिक चिन्ह, कलाकृतियां भी मिली। सूत्रों की माने तो मगरमच्छ का शिल्प, कमल और स्वास्तिक की आकृतियां भी देखी गईं। इस दौरान वजू खाने से शिवलिंग जैसी आकृति भी मिली, जिससे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहा। यानी सीएम योगी ने जो कहा कि वो पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा है। वैसे भी काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की मूर्ति का मुख मस्जिद की ओर है और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक शिवालय में नंदी का मुख शिवलिंग की तरफ ही होता है। इस दलील को भी हिंदू पक्ष लगातार उठाता रहा है।
हाल फिलहाल ज्ञानवापी पर अदालती रवैया क्या रहता है, ये तो बात की बात है, लेकिन सीएम योगी ने मुद्दा उठाकर नई चर्चा जरूर छेड़ दी है, जिस पर आने वाले दिनों में सियासी तापमान भी यकीनन बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कानपुर में छात्र की हत्या का मामला सामने आया है। क्लासरूम में छात्र ने अपने ही दोस्त की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर कई थानों की फोर्स पहुंची है। रंजिश में ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए रिपोर्ट। वो उसका दोस्त था। वो हर कदम पर साए की तरह साथ चलता था, हर सुख दुख का साथी था। उसे क्या पता था कि उसकी दोस्ती एक दिन दम तोड़ देगी, जिंदगी से सांस का रिश्ता टूट जाएगा, और तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त होगा जिस पर उसे खुद से ज्यादा विश्वास था, भरोसा था। कानपुर के न्यू आजाद नगर स्थित प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सोमवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या वजह थी, दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन हो गया। दरअसल मृतक नीलेंद्र तिवारी और आरोपी छात्र एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक एक लड़की से बातचीत को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, खून के प्यासे हो गए। शनिवार को दोनों की लड़ाई हुई। दोस्तों ने उनका झगड़ा शांत करा दिया था, लेकिन सोमवार को क्लास में उनके बीच फिर टकराव हो गया। साथ पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि आरोपी और नीलेंद्र की अच्छी दोस्ती थी। हाल ही में साथ में पढ़ने वाली एक लड़की से नीलेंद्र की बातचीत होने लगी। आरोपी को ये पसंद नहीं आया। आरोपी इसी बात से नीलेंद्र से नाराज था। नाराजगी इतनी बढ़ी कि आरोपी छात्र सोमवार को बैग में चाकू रखकर ले आया और नीलेंद्र पर कई बार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। देखते ही देखते क्लास में चीत्कार मच गई। मामले की भनक लगते ही स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा। तब नीलेंद्र तिवारी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। आनन फानन में पहले उसे विधुनी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे हैलेट अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना बिदनू के न्यू आज़ाद नगर चौकी क्षेत्र में प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक घटना हुई है। लगभग सुबह 10:30 बजे एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को चाकू से वार किया, जिसकी वजह से उस पीड़ित विद्यार्थी को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने स्कूल में पहुंचकर आरोपी छात्र से पूछताछ शुरू की। पुलिस पूछताछ में पता चला कि नीलेंद्र ने आरोपी को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के चलते आरोपी बहुत डरा हुआ था। आरोपी ने नीलेंद्र की हत्या का प्लान बनाया था। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। और इस मामले में जिसने हमला किया था वह व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उससे यह पता चला है कि इन दोनों में पिछले 4-5 दिनों से काफ़ी विवाद चल रहा था। इससे पहले भी हल्की फुल्की मारपीट और झगड़ा हुआ था। जो एग्जैक्ट मोटिव है उसकी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी बहुत शुरुआत है और जैसे ही डिटेल्स पता चलेगी आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। बेटे की मौत के बाद माँ बाप बदहवास हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं। घर का कोना कोना सूना हो गया है। पिता एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते हैं। नीलेंद्र अपने घर का इकलौता चिराग था। माँ की बूढ़ी आंखें अभी